हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डेमर मॉन्स्टर द जेफरी डेमर के एपिसोड 9 और 10 के बारे में बात करेंगे। इसके क्रिएटर है रियान मर्फी और इयान ब्रेनन और इसमें लीड में है इवान पीटर्स, नेसी नेश, मॉली रिंगवल्ड, रिचर्ड जेनकिंस जैसे स्टार्स। इसके पहले के एपिसोड की वीडियोस हमने बना रखी है और अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 9 को। अब एपिसोड 9 की शुरुआत में कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी को दिखाया जाता है, यानी कि जहां जेफरी को जेल भेजा गया था। यहाँ जेफरी अपना मेल लेने के लिए लाइन में खड़ा होता है और इसके बाद में वो अपने रूम में चला जाता है और वहां जाके वो उन मेल्स को पढ़ने लगता है। उनमें एक मेल में एक लड़की ने लिखा था कि मेरे स्कूल में 3 लड़के तुम्हारे ड्रेस पहन के आए थे। उन्हें देख के स्कूल के सभी बच्चे डर गए थे। अब हमारे स्कूल में तुम्हारे ड्रेस को पहनना मना है। तुम्हारे ऊपर एक कॉमिक बुक भी बनाई गई है। वो लड़की उस कॉमिक बुक का एक पेज भी इस मेल के थ्रू भेज देती है और इसमें वो जेफ को $5 भी भेजती है और कहती है कि क्या तुम मुझे एक ड्राइंग भेजोगे। इसके बाद जेफ अपने हाथ की ड्राइंग बनाने लग जाता है। फिर अगले सीन में जेफ जेल की कैंटीन में खाना खाते हुए नजर आता है और यहाँ वो अपने खाने में से एक मांस के टुकड़े को उठा के सभी को कहता है कि क्या तुमने कभी गौर किया है कि ये इंसान के अंगूठे जैसा क्यों दिखता है। जब मैंने इसे खत्म किया था तो ये ऐसे ही दिखता था। बाद में जब जेफ खाना खा के जाता है तो वहाँ का एक आदमी उसे कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया। तो जेफ कहता है कि मेरे फैंस को पसंद है। फिर इसके अगले सीन में ग्लेंडा अपनी बेटी के घर से अपने पुराने घर में वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तो उसकी बेटी कहती है कि आप यही रुक जाओ, लेकिन ग्लेंडा उसकी एक नहीं मानती और अपने पुराने रूम में रहने के लिए चली जाती है। फिर अगले सीन में जेफ अपने फैंस के मेल्स पढ़ते हुए नजर आता है और उसके फैंस इन मेल्स के थ्रू उसे कुछ पैसे भी भेजते हैं। तो जेफ एक पुलिस वाले को $20 देता है और एक म्यूजिक टेप लाने को कहता है। इसके बाद में जेफ के आजू बाजू वाले कैदी शोर मचाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्लीज इसे बंद करो, क्योंकि जेफ उस टेप पर वेल की रोने की आवाजें सुन रहा था। बाद में एक पुलिस वाला आता है और जेफ को कहता है कि उस टेप को बंद करके मुझे दो। तो जेफ कहता है कि ये तो मेरा है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि उसे बंद करके मुझे दो, वरना मैं तुम्हें दूसरी सेल में डाल दूंगा। यहाँ वो पुलिस वाला ये भी कहता है कि तुम्हें ये पसंद है, लोगों के रोने की आवाजें। तो जेफ कहता है कि ये व्हेल की आवाज है और इससे मुझे सुकून मिलता है, मुझे अच्छी नींद आती है। फिर वो पुलिस वाला उस टेप को लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद में अगले सीन में टोनी की माँ एक मेल को पढ़ती है। उस मेल में जेफरी की एक कॉमिक बुक भी थी। इसे देखकर वो एक लॉयर के पास चली जाती है। वो इस कॉमिक बुक पर सिविल केस करना चाहती थी। यहाँ लॉयर कहता है कि सिविल केस में सालों लग जाते हैं और अगर हम जीत भी गए तो भी हमें पता नहीं कि इस कॉमिक बुक छापने वाली कंपनी से हमें कितना पैसा मिलेगा। तो शेरली कहती है कि मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, ये एक शैतानी किताब है। तो लॉयर कहता है कि जेफ के पापा ने ये किताब लिखी है और मुझे लगता है कि ये किसी कॉमिक बुक से भी ज्यादा बिकेगी। तो इस कॉमिक बुक की कंपनी पर केस करने के बजाय हमें डेमर फैमिली पर केस करना चाहिए। हम बुक की डील वाले पैसों पर दावा कर सकते हैं और इसी के साथ हम मूवी, टीवी शोज, इंटरव्यूज और जो जेफ के फैंस उसे पैसे भेज रहे हैं उन पर भी हम दावा कर सकते हैं। हम उन्हें एक भी पैसा कमाने नहीं देंगे। इस पर टोनी की माँ कहती है कि केस करना तो ठीक है, लेकिन जेफ की फैमिली ने काफी कुछ झेला है। मैं जेफ के मम्मी और पापा से मिली हूँ, वो अच्छे लोग हैं। इस पर लॉयर कहता है कि होंगे वो अच्छे लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इन पैसों को पीड़ित परिवार वालों को भी देंगे। तो क्या तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो। टोनी की माँ कहती है कि हाँ, मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में मिस्टर डेमर और शेरी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखते हैं। यहाँ वो खाना खाते हुए एक न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। इस न्यूज़पेपर में मिस्टर डेमर की किताब की तारीफ की गई थी। इसे पढ़कर वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम जेफ को देखते हैं जो जेल की सफाई कर रहा है। इस जेल में मिस्टर डेमर का इंटरव्यू एक टीवी पर आ रहा था। यहाँ इस इंटरव्यू का एक होस्ट कहता है कि इस बुक पर एक मूवी बन रही है। यहाँ एक पुलिस वाला जेफ को कहता है कि सफाई पर ध्यान दो। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर एक लॉयर को कहते हैं कि क्या मुझे मेरी बुक का प्रॉफिट भी देना होगा, लेकिन इस बुक से तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। यहाँ लॉयर कहता है कि 50,000 कॉपीज नहीं बिकी, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बुक से कोई भी प्रॉफिट होगा तो जज ने कहा है कि वो सारा पैसा पीड़ित परिवार वालों को मिलेगा। वो जेफ का पैसा भी चाहते हैं। यहाँ शेरी कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है।
लॉयर कहता है कि जेल में जेफ को 1 घंटे के 25 सेंट्स मिलते हैं और उसके फैंस भी उसे कुछ पैसे भेजते हैं। इस पर मिस्टर डेमर कहते हैं कि इनसे तो जेफ की कॉफी और सिगरेट्स का खर्चा होता है। तो लॉयर कहता है कि अब वो ये भी नहीं खरीद पाएगा क्योंकि इस पर अब पीड़ित परिवार वालों का हक है। अब अगले सीन में मिस्टर सिंथासोफोक को फोन पर एक अननोन कॉल आता है और वो कहता है कि जहाँ से आया था वहां पर वापस चला जा। ये उस 14 साल की लड़के के पापा थे। इसके बाद में मिस्टर सिंथासोफोक के छोटे लड़के को जो जेफ की चंगुल से बच गया था उसे बुरे सपने आते हैं। फिर अगले सीन में एक ऑफिसर उन दोनों पुलिस वालों को बहादुरी का अवार्ड देते हैं। यहाँ उन दोनों को मिल्वॉकी ऑफिसर्स ऑफ द ईयर दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑरेलियो ग्लेंडा को सिटीजन ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है। अगले सीन में एक महिला लॉयर मिस्टर सिंथासोफो को कहती है कि हम सिटी पर केस करेंगे जिसने आपके बेटे की हिफाजत नहीं की। हम आपके परिवार के लिए $10 मिलियन का हर्जाना मांगने वाले हैं। इसके बाद में ग्लेंडा को जेफ के घर में से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है। फिर वो नीचे बेसमेंट में जाके सो जाती है। यहाँ कुछ और भी लोग थे, उनको भी रात में बुरे सपने आते थे। फिर अगली सुबह इस बिल्डिंग का मैनेजर आता है और लोगों को कहता है कि सुरक्षा के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर सोने नहीं दे सकता। फिर अगले सीन में ग्लेंडा सिंथोसोफा के मेमोरियल में जाती है और उसके पिताजी से भी मिलती है। इसके बाद में मिस्टर डेमर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब मेरी किताब पर कोई मूवी नहीं बन रही है। जेफ आपसे बहुत प्यार करता था और अब मैं आपसे मिलने के लिए कल आऊंगा। यहाँ जेफ की दादी बीमार होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। फिर अगले सीन में ग्लेंडा की बिल्डिंग के नीचे कुछ बच्चे जेफ का नाटक करते हुए गला काट के मस्ती कर रहे थे और कुछ फोटोज भी खींच रहे थे। तभी यहाँ पर ग्लेंडा और उसकी लड़की आ जाती है। यहाँ ग्लेंडा की लड़की उस लड़के का कैमरा गुस्से में तोड़ देती है और उन्हें वहां से जाने को कहती है। फिर यहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और ग्लेंडा की लड़की सैंड्रा को गिरफ्तार कर लेते हैं और कहते हैं कि एक लड़के ने एफआईआर की है कि आपकी लड़की ने उसे मारा और उसका कैमरा भी तोड़ दिया। इसके बाद में जेफ के सामानों की नीलामी की जाती है। यहाँ एक जो जिलबर्ग नाम का एक आदमी उन सारे सामानों को खरीद लेता है और उसे दफना देता है। फिर अगले सीन में एक लॉयर मिस्टर सिंथासोफो को कहती है कि जज ने हमारे दावे को नकार दिया है कि पुलिस वालों को आपके लड़के का प्रोटेक्शन करना चाहिए था, लेकिन सिटी ने समझौता कर लिया है और हमने मांगे थे उतने तो नहीं, बट हमें 8.5 लाख रुपए देने वाले हैं। इसके बाद में जो जिलबर्ग जिन्होंने जेफ का सारा सामान खरीदा था वो मिस्टर सिंथासोफो के घर पर आते हैं और कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि नीलामी की सारी रकम पीड़ित परिवार वालों को मिलने वाली थी, बट मैं ये नहीं चाहता था कि उसका सामान कोई कलेक्टर आइटम बने, इसलिए मैंने थोड़ा और पैसा देकर जेफ के सामान को खरीद लिया और उसे नष्ट कर दिया। यहाँ जो जिलबर्ग मिस्टर सिंथोसोफो को 32,000 देते हैं और कहते हैं कि इन्हें सभी पीड़ित परिवार वालों को बंटवा दो। इसके बाद में फिर से मिस्टर सिंथोसोफो को एक अननोन कॉल आता है। दोस्तों ये कॉल बार बार वो दो पुलिस वाले ही कर रहे थे। फिर अगले सीन में ग्लेंडा के पास बिल्डिंग का मैनेजर आकर कहता है कि सिटी ये सारी बिल्डिंग को खरीद रही है और इसे तोड़ा जाएगा। वो सारे किराएदारों का रिलोकेशन का खर्चा उठाने वाली है। 8 दिनों में सबको यहाँ से जाना होगा और मैंने सुना है कि इस बिल्डिंग की जगह पर पार्क बनने वाला है। इस पर ग्लेंडा कहती है कि उन्हें यहाँ पर एक मेमोरियल बनाना चाहिए ताकि लोग मरने वाले लोगों को भूल ना जाए। फिर 2 महीने बाद उस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। फिर अगले सीन में कुछ कैदी प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। यहाँ जेफ के पीछे बैठा एक आदमी जेफ पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन जेफ बच जाता है और उसे जेल के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद में बेड पर बैठे बैठे जेफ अपने फैंस के मेल को पढ़ता है। एक फैन जेफ को कहता है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे हंसी आ गई, वो तुम्हें कभी मार नहीं सकते। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत में हमें 1977 का शिकागो शहर दिखाया जाता है, जिसमें जॉन गेसी नाम का एक शख्स एक लड़के को कंस्ट्रक्शन का काम सिखाने के लिए अपने घर में लेके आता है और जेफ की ही तरह उसके ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला देता है। इसके बाद में गेसी उस लड़के को टॉर्चर करने लगता है। इसके बाद में ग्लेंडा टीवी पर एक न्यूज देखती है। उसमें बताया जाता है कि गेसी को जहर का इंजेक्शन देके मारने की सजा सुनाई गई है। वही दूसरी तरफ जेफ जेल की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा होता है और वो दूसरी टेबल की कुर्सी पर खाने की प्लेट रख देता है। फिर एक आदमी बिना देखे खाने पर बैठ जाता है और जेफ को गालियां देने लग जाता है। तो जेफ कहता है कि सॉरी, मेरा दोस्त यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद में जेफ एक कैदी को अपना ऑटोग्राफ देता है
और उससे $50 मांगता है। वो आदमी कहता है कि मैं नहीं दूंगा। तो जेफ कहता है कि इसकी कीमत $100 होनी चाहिए। ये फ्यूचर में कलेक्टर आइटम होने वाला है और मैं तुम्हें कुछ न्यूड्स फोटो भी दूंगा जो लड़कियों ने मुझे भेजी है। मेरे तो वो किसी काम की नहीं है। इसके बाद में फिर से जब कुर्सी पर खाना रख देता है तो यहाँ पर स्कारवर नाम का एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी बदतमीजी से तंग आ गया हूँ। तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तू अपने ऑटोग्राफ बेच रहा है। तो जेफ कहता है कि मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो स्कारवर कहता है कि नहीं, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है, लेकिन तुझे अपनी गलती पर बिल्कुल अफसोस नहीं है। इसके बाद में स्कारवर जेल की लाइब्रेरी में चला जाता है। तो वहां पर बैठी औरत कहती है कि तुम जेफ के बारे में रिसर्च क्यों करना चाहते हो? तो स्कारवर कहता है कि मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। तो वो औरत कहती है कि सिस्टम के मुताबिक और तुम्हारी दिमागी हालत को देखकर तुम्हें कुछ चीजें पढ़ने को मना की गई है। इसके बाद में स्कारवर न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है और उसके जरिए उसे जेफ के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। फिर अगले सीन में जेफ कमरे की सफाई करते हुए टीवी देखता है। उस पर गैसी की न्यूज चल रही थी। इसके बाद में जेफ जेल के एक प्रिस्ट से मिलने चला जाता है और उससे पूछता है कि लोग सीरियल किलर क्यों बनते हैं। प्रिस्ट कहता है कि इसकी वजह किसी को भी नहीं मालूम। कुछ लोग इसे इंटरस्टेट हाईवे रीजन मानते हैं, जो देश के इतिहास की एक नई खोज है। ये शायद से दूसरे वर्ल्ड वॉर या वियतनाम से शुरू हुआ। जो लोग वॉर से आए वो सदमे में थे। वो किसी से भी बात नहीं कर रहे थे। वो एक दूसरे से मारपीट करने लग गए थे और इसका असर बच्चों पर पड़ा और इंटरनेट की वजह से पोर्नोग्राफी पर हर किसी की पहुंच हो गई। यहाँ जेफ कहता है कि मैं बचपन में एक हेलोवीन पार्टी में शैतान बनकर गया था। वो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैं बड़ा हुआ तो मैंने शैतान के लिए एक सिंहासन बनाया और इसलिए मैं लाशों के टुकड़े जमा कर रहा था। मुझे मूवीज में वो लोग अच्छे लगते हैं जो बुरे होते हैं। मैंने टीवी पर जॉन गैसी की न्यूज भी देखी थी। लोग ये कहते हैं कि हम एक जैसे हैं। हमने बुरे काम किए हैं, लेकिन हम अलग हैं। मैंने तो सब कुछ कबूल किया है, लेकिन गैसी कहता है कि उसने कुछ किया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्लेंडा भी चर्च में जाती है और प्रिस्ट से मिलती है। ग्लेंडा उसे कहती है कि आपने अपनी स्पीच में दया और माफी की बात कही है, लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल है। और बात जब जेफरी की आती है तो मैं उसे माफ नहीं कर पाती। मेरे दिल में उसके लिए नफरत है। मुझे उसके बारे में बुरे सपने आते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरे दिमाग से निकल जाए। इस पर वो प्रिस्ट कहता है कि इंसान के तौर पर इन ख्यालों का आना आम बात है। तुम्हें रोज लड़ने की ताकत और ईश्वर से कृपा मांगनी चाहिए। तुम्हें और भी ज्यादा चर्च आना चाहिए। इसके बाद में अगली सीन में मिस्टर डेमर जेफ से बात करते हुए नजर आते हैं। तो जेफ कहता है कि यह शराब नहीं मिलती। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। मिस्टर डेमर कहते हैं कि क्या तुम्हें शराब की तलब होती है? तो जेफ कहता है कि हर दिन, लेकिन अच्छा है, यहाँ नहीं मिलती। इसके बाद में जेफ कहता है कि मैं बैप्टाइज होना चाहता हूँ। इसका मतलब अपने पापों को भूलकर जीसस के चरणों में जाना, और ये एक अपने पापों को धोने का तरीका है। यहाँ मिस्टर डेमर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ जेफ कहता है कि क्या आप मुझे कभी माफ कर पाओगे? तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि समझो, कर दिया, तुम मेरे बेटे हो। फिर अगले सीन में ग्लेंडा मिस्टर सिंथोसोफो के बेटे की शादी में जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी की माँ दो औरतों से बात करती है। वो कहती है कि हमें फिर से कॉमिक बुक वालों पर केस करना चाहिए। उनमें से एक औरत कहती है कि पिछला केस तो हम हार गए। टोनी की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम फिर से केस करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि जेफरी कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर है। जिस दिन जॉन किसी को जहर देकर मार रहे थे, उसी दिन जेफ बैप्टाइज हुआ। यहाँ वो एक टब में पानी भरते हैं ताकि जेफ को बैप्टाइज किया जाए। यहाँ जेफ सफेद कपड़े पहन लेता है और उसे टब में डुबाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कारवर जेफ के बारे में पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद में वो भगवान से पूछता है कि अब बताओ मैं क्या करूं। वहीं दूसरी तरफ प्रीस्ट जेफ से कहता है कि मैं तुम्हें बैप्टाइज कर रहा हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, ताकि तुम्हें माफी मिल सके। फिर अगले सीन में जेफ बाइबल पढ़ रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उसे कहता है कि चलो काम पर चलो। फिर वो एक जिम में जाकर सफाई करने लग जाता है। यहाँ जेसी नाम का एक आदमी कहता है कि तुम 25 सेंट्स का क्या करोगे? क्या तुम उन्हें सिगरेट्स में उड़ाओगे? तो जेफ कहता है कि शायद मैं उन्हें चर्च में दे दूंगा। इसके बाद में इन दोनों के साथ पुलिस वाला स्कारवर को भी लेके आता है और कहता है कि आज ये तुम्हारी सफाई में मदद करेगा। यहाँ से पुलिस वाला चला जाता है। यह जेसी स्कारवर को कहता है कि मैं लॉकर रूम साफ करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे?
स्कारवर उसकी मदद करने को मान जाता है, लेकिन लॉकर रूम में जाने के बाद स्कारवर जेसी को मार देता है। इसके बाद स्कारवर जेफ से कहता है कि जेसी अपनी बीवी का कातिल था। उसने अपनी बीवी के चेहरे पर 5 बार चाकू से हमला किया और उसका इल्जाम काले लोगों पर डाल दिया। लेकिन ये तेरे मुकाबले कुछ नहीं है डेमर। तूने लोगों का खून नहीं किया, बल्कि उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उनका मांस खाया। मुझसे कुछ बातें कर जेफरी। तो जेफ कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया। फिर स्कारवर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जेफ कहता है कि मैं भटक गया था, लेकिन अब मैं भगवान के पास लौट आया हूँ और अब मैं बदल गया हूँ। यह स्कारवर कहता है कि मेरा भगवान बदले का भगवान है, जो शैतान को सजा देता है, और जब वो यह काम खुद नहीं कर पाता तो वो किसी को भेजता है। फिर स्कारवर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और जेफ नीचे गिर जाता है। इसके बाद में स्कारवर एक लोहे का पाइप लेता है और उसे जेफ को मारने आता है। यहाँ जेफ कहता है कि मैंने उन्हें ड्रग्स दिया ताकि उन्हें दर्द महसूस ना हो, लेकिन स्कारवर कहता है कि तुम्हें हर सेकंड दर्द होगा, और यह वो उस लोहे के पाइप से जेफ के चेहरे पर बार बार मारता है। फिर जेफ को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और यहाँ मिस्टर डेमर और शेरी को कॉल करके बुलाया जाता है। यहाँ डॉक्टर कहता है कि आपके लिए एक बुरी खबर है, आपका बेटा जेफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर मिस्टर डेमर जेफ की बॉडी के पास जाकर रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में मिस्टर डेमर एक आदमी से कहते हैं कि जेफ का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसकी अस्थियां मुझे भेज दी गई थी। इस पर जॉयस कहती है कि आधी अस्थियां मुझे भी भेजी गई थी। यहाँ लॉयर कहता है कि आपके बेटे की ऑटोप्सी की गई थी, यानी आपकी बेटी की बॉडी को काटा गया था और मौत की वजह को जानने के लिए ही जेफ के दिमाग को निकाला गया था। एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जेफ के दिमाग की स्टडी करना चाहते हैं। यहाँ मिस्टर डेमर पूछते हैं कि अब उसका दिमाग कहाँ पर है? तो वो लॉयर कहता है कि मेडिसिन में, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कोसिन की पैथोलॉजी लैब में। तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, जेफ ने वसीयत लिखी है कि उसकी पूरी बॉडी का अंतिम संस्कार हो, और दिमाग उसकी बॉडी का एक हिस्सा है और उसके दिमाग का भी अंतिम संस्कार होगा। यहाँ जॉयस कहती है कि हमारे पास एक और मौका है ये जानने का कि जेफ ऐसा क्यों था। तो मिस्टर डेमर कहते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जॉन गैसी के साथ। उसका दिमाग निकाला गया था, उसकी स्लाइड बनाई गई, लेकिन नतीजा क्या निकला वो बिल्कुल नॉर्मल था। जेफ के साथ भी यही होगा। मेरा जवाब ना है, हमें ये सब भूल जाना चाहिए। तो वो लॉयर कहता है कि जॉयस इस बात को कोर्ट तक लेके जाएगी। इसके बाद में जॉयस और मिस्टर डेमर कोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ जज कहता है कि मैं जेफ की वसीयत को मानता हूँ, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि दिमाग को जला दिया जाए। कभी पता नहीं चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। ये एक बिटर ट्रूथ है और हमें इसे कबूल करना होगा। इसके बाद में एक सीन आता है। यहाँ एक आदमी जेफ के दिमाग को पैक करके एक बॉक्स में डालता है और फिर उसे जला देता है। फिर अगले सीन में ग्लेंडा मिस ग्लेन से मिलती है और उस पार्क के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मुझे बताया गया था कि सिटी हमारी बिल्डिंग को गिरा के वहाँ एक पार्क बनाना चाहती है। तो मैंने एक लेटर लिखकर एक सुझाव दिया था कि इस पार्क की जगह जेफ ने मारे लोगों का एक मेमोरियल बनाया जाए, लेकिन 2 साल हो गए, वो जगह अभी भी खाली है। इस पर मिस ग्लेन कहती है कि इस बारे में अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन दोस्तों उस बिल्डिंग की जगह पर आज तक कुछ नहीं बना। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेमर मॉन्स्टर द जेफरी डेमर स्टोरी सीरीज। आपको ये सीरीज और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। आप मेरी माँ की तरह, जिन्होंने बिना किसी बात के मेरी शिकायत की।